हेलो एवरीवन, वेलकम है हम सभी का इस 15 मिनट के एनसीईआरटी के शो में जो पेज बाय पेज हम पढ़ाएंगे। और अगर आप हमारा डिटेल डिस्कशन वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत सी वीडियोस हमारी चैनल पे पड़ी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये ओरिजिनल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो चलिए समझते हैं इसको। और ये हमारा बीपीएससी का जो बैच है ये अवेलेबल है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एप्लीकेशन को आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। क्या है, व्हाट इज द रेडियस इज मीटर, मतलब इन मीटर में देखना है, इन मीटर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। जल अणु की त्रिज्या मीटर में कितनी होती है? 10⁻⁻10 होती है, 10⁻⁹ होती है, या फिर 10⁻⁸ या 10⁻⁴। तो यहाँ पर क्या है, जल अणु की जो त्रिज्या है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिएगा नैनोमीटर में आएगी, तो 10⁻⁻ नैनोमीटर होती है, मतलब 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। जैसे एंगस्ट्रोम में होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसी तरह से जैसे माइक्रोन में होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये और भी चीज़ें हैं। हाइड्रोजन का जो अणु होता है बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁻10 जो है वो लेवल का रहेगा, एंगस्ट्रॉम लेवल में पहुंच जाएगा, यानी इसका 10 गुना छोटा होगा। देन क्या है, 10⁻⁸ में जो है आपका हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका रहता है। रेत के जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं 10⁻⁴ मीटर, रेत के कण। देन क्या, 10⁻³ जो होगा वो चींटी का लेवल होता है, चींटी होती है इस लेवल की। देन 10⁻⁻1 मीटर का मतलब क्या है? सेब के जितना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें। कथन क्या है? कथन एक क्या कह रहा है? ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। कारण क्या है? आर परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा यहाँ दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट जो आर है, जो रीजन है, कारण है, वो कथन का या विकथन का जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन कथन दोनों सही हैं, तो इसलिए आपका जो है बी सही हो जाएगा। कथन ए और कारण दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 33 से क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्वेश्चन लिया गया है। और ये इंग्लिश में आपका जो है एक्सप्लेनेशन है। एंड यहाँ से आप देखिएगा, आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। ठीक है, ये हो गया। देन इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तो सही था, लेकिन क्या है, याद रखिएगा कि दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ेंगे, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ठीक है। देन क्या, किसी तत्व का की संयोजन शक्ति, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कॉपर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र C2O है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? देख लेंगे इनका जो सही आंसर है वो कौन सा होने वाला है। ठीक है। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, बिल्कुल सही। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कॉपर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र की है। तो यहाँ पर जो है आपका जो है सी आंसर ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। इधर समझते हैं कि क्वेश्चन आपके कहाँ से बनाए गए हैं। तो देखिएगा, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक रूप निरूपण होता है, बिल्कुल सही। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ये भी ठीक है। देन क्या है, देखिएगा यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का जो है वो फॉर्मूला पूछा गया था सीधे सीधे, तो ये भी आपका सही है, तीनों स्टेटमेंट ठीक थे हमारे। बीपीएससी एडीओ का जो हमारा बैच है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का जो बैच है हमारा, टारगेट बैच अवेलेबल है। और इसमें जो है आपको लैंग्वेज प्लस जनरल स्टडीज़, मैथ प्लस रीजनिंग आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, बोर्ड पीडीएफ एंड 0 लेवल से आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो वेलकम है आपका इस बैच में। अगला है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान क्या होता है, यानी व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द नाइट्रिक एसिड। HNO3 का जो मोलिकुलर मास है वो कितना होगा? 63 यूनिट होगा, 65 यूनिट होगा, 68 यूनिट होगा, या फिर 70 यूनिट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, समझते हैं कि ये क्या होगा। अब हम देखो नाइट्रिक एसिड का जब निकालेंगे तो इसमें एटॉमिक मास निकालना, मतलब एटॉमिक मास रख करके मोलिकुलर मास निकलाएगा, क्योंकि दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसमें देखिएगा 3 4 5 एटम है ना, तो इनमें एटॉमिक मास रख करके इनका पूरे का मोलिकुलर मास बन जाएगा। तो यहाँ पर एक एटम है किसका?
हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा 1H1, तो ऊपर जो होता है मास होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है, तो हम 1 रख लेंगे। प्लस नाइट्रोजन का आपने पढ़ा होगा 7 and 14 पढ़ा होगा, तो मास नंबर इसका 14 हो गया, तो 1 इंटू जो है 14 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 8O16 इस तरह से करके होता है, तो मास नंबर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का रख लिया 16, तो 1 इंटू 1 है ना, कितना हो जाएगा 1, प्लस और ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, प्लस ये 48 हो जाएगा। जब इनको हम एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 7 12 13, 3 हो गया, देन क्या है 4 5 6 है ना, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ ये कितना हो जाएगा 8 4 12 13 का 3 है ना, एक हो गया हासिल, 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 4 5 6, 63, तो ये आपका जो है 63 यूनिट आ रहा है, तो 63 यूनिट विल बी योर राइट आंसर है। तो इस तरह से हम जो एटॉमिक मास निकाल लेंगे तो सही, सॉरी मोलिकुलर मास, तो आपका जो है सही आंसर जो है वो कौन सा 63 यूनिट हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सीधे उठाया हुआ है ना है। तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 प्लस N का परमाणु द्रव्यमान 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ये सबके दिए हुए हैं, और जब हम इनको कैलकुलेट करके देखेंगे जैसे मैंने किया था, तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक है। तो इसी तरह से किसी का भी आप निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv² होता है, तो ये ठीक ही है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h इक्वल टू क्या है 0 होगा, तथा इसकी अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हाइट जो है बिल्कुल क्या है 0 जब होगी तो अवस्था में वस्तु का अंतिम जो वेग होगा वो कितना होगा, अधिकतम माना जाएगा। मैक्सिमम जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरेगी, ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड जो होगी बिल्कुल अर्थ के बराबर में आके होगी, क्योंकि जैसे ही अर्थ की तरफ कोई चीज आती है 1 सेकंड में जो उसकी स्पीड में चेंज आता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो धरती पर आते आते हो जाएगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। यानी जो काइनेटिक एनर्जी ये होती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ के रखते हैं, और ये कांस्टेंट रहती है, हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, याद रखिएगा, एक बढ़ेगी तो दूसरा क्या होगा, घटेगी। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। तो ये आपका जो है सी विल बी राइट आंसर हियर, बिल्कुल सी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और देखिएगा ये क्वेश्चन यहां से बना था। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थिति ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h इक्वल टू क्या 0 होगा, तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। यद्यपि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। भाई जाहिर बात है, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, हर पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम मानी जाती है, कोई भी चेंज नहीं आता। क्लियर। किसी वस्तु का, अब देखो यहाँ पे लिखा है mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा इक्वल टू अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का विस्थापन, किसी पिंड का यानी वस्तु का विस्थापन शून्य है, फिर भी बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। ठीक है, देन किसी गतिमान पिंड में उसकी गतिज ऊर्जा के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु द्वारा उसकी स्थितिज ऊर्जा अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो देखिएगा ये एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10, ठीक है, और पेज नंबर 140 से क्वेश्चन लिया गया है। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है फिर भी बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, बिल्कुल गलत। अगर विस्थापन 0 होगा तो जाहिर बात है जो है वो वर्क जो होगा 0 माना जाएगा। क्या होता है W इक्वल टू एफ एस होता है, या किसी एंगल से हमने फोर्स लगाया तो कोस थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, फोर्स चाहे कितना भी हो, अगर ये 0 हो जाएगा है ना, और कोस चाहे वो कितना भी रहे, तो ये क्या है 0, मतलब सब 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो है बिल्कुल गलत है, स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। ओके,
देन वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में, हाँ, किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निहायत गलत है। सही आंसर आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, यानी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आप याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा ना होकर के गतिज ऊर्जा होनी चाहिए, है ना। काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि मूवमेंट होने की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये भी गलत है। स्थिति तथा आकृति में परिवर्तन के कारण, तो भाई पोजीशन में अगर चेंज आ रहा कुछ भी है तो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो स्टेटमेंट भी गलत है, यानी सही आंसर जो है वो आपका कौन सा है? डी है। डी विल बी राइट आंसर है। तो सही आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा? डी होगा। डी विल बी योर राइट आंसर हियर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक। देन यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का होता है, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो उसे क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। और ऊर्जा का मात्रक वही रहता है जो कार्य का होता है। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, न कि स्थितिज ऊर्जा। हाँ, गतिज ऊर्जा कहेंगे। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। क्लियर ना? तो ये जो स्टेटमेंट थे हमारे, तीनों गलत थे वहां पर। अगला है, रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव कैसी रहती है? ऑप्शन है आपका, ज्यादा हो जाती है, लेस हो जाती है, अनचेंज होती है, देन क्या डबल हो जाती है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात, यानी किसी चीज के ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी जो ऊर्जा होती है हमेशा कैसी रहती है? आपको बताना है, सदैव कैसी रहती है? अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, दुगनी हो जाती है। याद रखिएगा कि ये कैसी रहती है? नियत रहती है, अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज रहती है ना। तो आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन बना है ये, चलिए इसको पढ़ के देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर, है ना। यही आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे ही मास कंजर्वेशन का नियम भी है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, यानी नियत रहती है, अपरिवर्तित रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर हो गई बात यहां तक है? हाँ, कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो बैच है ये अवेलेबल है। आप इसको जो है किसी भी बैच के साथ, है ना, 2 बैच फ्री ले सकते हैं। और ये 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के बैचेस हैं। आप परचेज कर सकते हैं इन कोर्सेज को, ये आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे इतने सारे क्वालिटीज के साथ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज, तो हर्ट जो है वो किसके लिए है और किसने इसके बारे में बताया? देन क्या है? मैक्स वेल ने किसके लिए बताया? देन आइंस्टीन ने जो है किसके लिए बताया था? ठीक है, तो आपको बताना है कि आइंस्टीन साहब ने जो है वो किसके लिए बताया। ओके, तो देखिएगा ये आपका आइंस्टीन ने इसके साथ लिए बताया था। देन क्या है? हर्ट्ज प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के बारे में बताया। देन मैक्सवेल साहब ने विद्युत चुंबकीय इसके बारे में बताया। देन क्या हाइगेंस का जो प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा तरंग संबंधी सिद्धांत के लिए बताया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर कॉम्बिनेशन बनना है दूसरा, पहला और जो है चौथा, तीसरा, है ना। तो सही आंसर जो है वो आपका वी है। देखिएगा, और क्वेश्चन कहाँ से बना है? यहाँ से क्वेश्चन आपका बनाया गया है। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म फरवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ और उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय प्रवाह सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की, है ना। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की थी। आवृत्ति के एसआई मात्रा का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला है पेशीय ऊतक। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये आपका। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है आपका रेखित, अरेखित, तंत्रिकीय, या फिर अरेखित हड्डी, या फिर कार्डिक, देन रेखित, अरेखित, कार्डिक, देन तंत्रिकीय, संयोजी, रेखित। तो यहाँ पर देखिएगा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा रेखित, अरेखित,
है ना, स्टेटेड, नॉन स्टेटेड और कार्डिक। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, सी है, सी विल बी राइट आंसर हियर। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका कहाँ से, देखिएगा स्टेटेड है ना, नॉन स्टेटेड एंड कार्डिक होना चाहिए था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है, पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डिक, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से हमारे जो और भी ऊतक होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू में अगर देखा जाए तो एल्वुलर टिश्यू हो गया, हमारी स्किन तो हमारी मसल से जाता है। देन क्या है, एडिपोज वसा में ऊतक हो गया, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपस्थित तथा रक्त कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। एपिथेलियल ऊतक जो है हमारी, जैसे स्किन होती है ना, घनाकार स्किन वगैरह इन सब में रहता है, कवरिंग बनाता है ना। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है, मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ पर होता है, वर्षा में ऊतक में होता है, लाल उदित कोशिकाओं में होता है, पेशी ऊतक में होता है, उपकला ऊतक में। तो याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर है वो कौन सा है, वर्षा में ऊतक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तो देखिएगा हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है, वर्षा का संग्रह करने वाला वसा में ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह उष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है, यानी बॉडी को हीट रखता है, वार्म रखता है। थैंक यू, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इतने हमारे चैनल्स हैं, इन पे क्लासेस रहती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड अगले शो में मैं कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन को लेकर के फिर से आऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, जय हिंद।